नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकेश वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रियल एस्टेट सेक्टर की एक स्कीम के पीछे की कहानी। आखिरकार ये फ्रॉड है या इसमें आपका कोई फायदा छिपा हुआ है। तमाम ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के एक एक कर मैं आपको जवाब दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बिल्डर के द्वारा जो ये स्कीम आपके लिए लाई गई है, इससे आपको फायदा होगा या फिर ये एक बड़ा घाटे का सौदा है, जिसमें बिल्डर आपको आपका फायदा दिखाकर दरअसल अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहा है। क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, एक एक कर वो परत आज इस वीडियो में आपके लिए मैं खोलने वाला हूं। और ये स्कीम है नो ईएमआई टिल पोजीशन। आजकल बिल्डर बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, कहीं प्री लॉन्च हो रहा है, सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है और इनके भीतर भी आपको कई तरह के फायदे गिनाए जाते हैं। और इस सब के बीच एश्योर्ड रेंटल से लेकर नो ईएमआई टिल पोजीशन तक की स्कीम भी मार्केट के अंदर मौजूद है। अब इस तरह की स्कीमों में आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि इन स्कीमों के जो लुभावने वादे हैं, इनके चक्कर में आपको फंसना चाहिए या ये नहीं। इसके लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इसमें आज हम बात करेंगे ऐसे 6 सवालों पर। इन 6 सवालों में नो ईएमआई टिल पोजीशन जो है, उसकी पूरी की पूरी कहानी आपके सामने खुल जाएगी, यानी कि वो एक्सपोज हो जाएगी। पहला सवाल, क्या है नो ईएमआई स्कीम? दूसरा सवाल, क्या रेरा इसे मानता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा, क्या ये सबवेंशन स्कीम का ही बदला हुआ रूप है? चौथा, बिल्डर को इस स्कीम से क्या फायदा होता है, क्योंकि बिल्डर जाहिर सी बात है कोई स्कीम लेकर आ रहा है तो इसमें उसका बड़ा फायदा तो जरूर होगा। और पांचवा सवाल, जो कि आपके लिए भी खासा अहमियत रखता है कि खरीदार के तौर पर क्या इससे आपको फायदा होगा। और छठा सवाल, क्या ये एक तरह का फ्रॉड है? और ये छठा सवाल बेहद जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये समझना आपके और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक कर इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। पहला सवाल, क्या है नो ईएमआई स्कीम और इसको किस तरह से मार्केट में लाया गया है? तो आपको बता दूं, इसके तहत खरीदार, यानी कि आप अगर कोई बिल्डर के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है जब तक कि आपको उस यूनिट का कब्जा यानी कि पोजीशन नहीं मिल जाती है, तो यहां पर क्या है, और इसमें जो ईएमआई जो चुकानी होगी जब तक कि कब्जा नहीं मिल जाता, वो आपको नहीं चुकानी होगी, वो बिल्डर को चुकानी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लोचा ये है कि बिल्डर यहां पर आपकी जो ईएमआई, दरअसल ये ईएमआई नहीं है, ये प्री ईएमआई है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगा, सिर्फ जो आपने लोन लिया है यानी कि जो लोन का अमाउंट है उसका ब्याज यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट होगा। और इसके लिए बकायदा बिल्डर, बैंक और बायर यानी कि आपका एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, यानी कि बिल्डर आपके नाम पर बैंक से लोन ले रहा है। आमतौर पर आप जब लोन लेने जाते हैं तो आप सीधा अपने नाम पर वो लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उस लोन को आपको बिल्डर को देना होता है। लेकिन इस स्कीम के तहत एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, जिसमें बिल्डर भी शामिल होता है, बायर भी शामिल होता है और बैंक भी शामिल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल को अगर बिल्डर इस लोन को नहीं चुकाता है तो ये लोन किसके सर पर आकर पड़ेगा, ये भी अगले सवालों में हम आपको बताएंगे। तो पहले तो क्या है ये नो ईएमआई स्कीम, वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर आपको बिल्डर एक मौका देता है कि आपको तब तक कोई ईएमआई नहीं देनी है जब तक पोजीशन नहीं मिल जाता, लेकिन यहां बिल्डर ईएमआई के तौर पर सिर्फ आपके लोन का ब्याज का जो यानी कि जो इंटरेस्ट है वो ही बैंक को चुका रहा है। इसके बाद दूसरा सवाल, क्या रेरा इसे मानता है? क्योंकि रेरा आने के बाद रेरा ने बहुत सारी पाबंदी बिल्डर्स के ऊपर लगाई और इसके पीछे की वजह यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी रह सके, रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर किसी भी बायर के साथ धोखाधड़ी ना करे और इसके अलावा बायर भी बिल्डर के साथ कोई मनमानी या धोखाधड़ी ना करे, उसके लिए ये रेगुलेटरी लाई गई है। लेकिन यहां पर रेरा इस तरह की किसी भी स्कीम को नहीं मानता है। तो जब रेरा इस स्कीम को नहीं मान रहा है तो आपको भी फिर संभलना होगा कि इस तरह की स्कीम से आप बचकर रहें। बाकी बैंक इस तरह की स्कीम को मानता है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा है इसको लेकर कि
क्या ये सबवेंशन स्कीम का ही बदला हुआ रूप है? क्योंकि इससे पहले एक स्कीम चलती थी, उसे कहते थे सबवेंशन स्कीम। आपको बता दूं, दरअसल उसी का ही एक बदला हुआ रूप कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि सबवेंशन स्कीम की जगह पर बिल्डर ने एक नया शब्द इजाद किया, वो है नो ईएमआई शब्द। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सबवेंशन स्कीम पर आरबीआई ने भी रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है, यानी कि कहीं ना कहीं आरबीआई को भी इस तरह की स्कीम में लोचा नजर आता था, और यही वजह थी कि इस तरह की स्कीम को आरबीआई ने गलत ठहराया और उस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन यहां पर बैंक और बिल्डर एक नई स्कीम लेकर आ गए, यानी कि एक नए शब्द को इजाद कर लिया, और यह शब्द है नो ईएमआई, यानी कि आपको ईएमआई नहीं देनी होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये ईएमआई सिर्फ इंटरेस्ट जो आपके लोन पर है उसी को बिल्डर बैंक को चुका रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट का एक पैसा भी वो नहीं देता है। इसके अलावा चौथा सवाल है, बिल्डर से कोई स्कीम से क्या फायदा मिलता है, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है कि बिल्डर यहां पर क्या फायदा लेगा। तो पहला आपको मैं बता दूं कि बिल्डर को सस्ते दर पर ब्याज मिल जाता है, यानी कि आपके नाम पर बिल्डर यहां पर बैंक से लोन ले रहा है, और जब बिल्डर आपके नाम से लोन लेगा और मार्केट में जो मिनिमम लोन पर जो ब्याज लगता है होम लोन पर वो है 8.40%। इसके बाद अलग अलग प्राइवेट बैंक्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जो होम लोन का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आमतौर पर आप चुकाते हैं वो है 8.40%। यहीं पर बिल्डर खेल कर रहा है, क्योंकि अगर बिल्डर खुद के लिए बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसे एक बड़ा हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा, और उसी को बचाने के लिए वो आपको आगे कर देता है, यानी कि आपके नाम पर वो सस्ती दर पर लोन उठाता है, यानी कि एक बड़ा पैसा यहां पर वो उठा लेता है। ये बिल्डर को बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा बिल्डर को इस तरह की लुभावनी स्कीम देने से एक और फायदा होता है कि उसको बड़ी संख्या में अपने प्रोजेक्ट के लिए खरीदार मिल जाते हैं, यानी कि उसको मारामारी नहीं करनी होती है कि खरीदारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब के परे हमें ऐसा लगता है कि चलिए, जब तक कब्जा नहीं मिला है तब तक हमारे सर पर कोई सरदर्दी नहीं है और हमें किसी तरह की कोई ईएमआई नहीं चुकानी पड़ रही है। यहां पर भी एक गेम बिल्डर कर सकता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में कोई भी हो, यहां पर तो आप बिल्डर से करोड़ों रुपए की यूनिट यानी कि घर खरीदने जा रहे हैं। आप अगर चीनी चाय पत्ती भी लेने जाएं तो उसके साथ भी कोई कंपनी फ्री में कुछ नहीं देती है, यानी कि उसके चार्जेस या अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत उसको उसमें जोड़ देती है, यानी कि या तो बड़े वॉल्यूम में वो प्रोडक्ट निकले तो वहां वो फायदा ले लेती है, या फिर चुपके से कुछ पैसा उसमें अलग से ऐड कर देती है और आपको और हमें लगता है कि भाई साहब ये तो हमें फ्री मिल रहा है। दरअसल वो फ्री नहीं मिल रहा होता है, उसके लिए भी हम भुगतान कर रहे होते हैं। और यहां पर भी बिल्डर ये खेल कर सकते हैं जिसकी पूरी संभावना है। आपको एक यूनिट एग्जाम्पल के तौर पर यहां इस तरह से इसको समझिए कि 10,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर वो बेच रहा है, उसमें अगर उसने 500 रुपए और जोड़ दिए तो आप समझिए कि ये पैसा उतना हो जाता है जितना कि उसने 3 या 4 साल में जो पोजीशन उसको देनी थी तब तक वो इंटरेस्ट के तौर पर बैंक को पैसा दे रहा है, वो पैसा वो पहले ही आपसे उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़कर ले चुका होता है। यानी कि मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिला और ऊपर से बैंक से आपने बिल्डर को बेहद सस्ते पर लोन दिला दिया। तो ये बड़ा फायदा यहां पर बिल्डर इस तरह की स्कीम को आगे रखकर आपसे उठाने की कोशिश करता है। पांचवा सवाल जो है जिसे आप भी जानना चाहेंगे खरीदार के तौर पर कि इसमें आपको क्या फायदा मिलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फायदा मिलता है कि जब तक यूनिट का कब्जा यानी कि पोजीशन आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ये ईएमआई जा रही है इसमें सिर्फ जो आपका पैसा बैंक से बिल्डर ने सस्ती दर पर के रेट पर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया था उसका वो सिर्फ ब्याज चुका रहा है। और इस बात की भी पूरी संभावना है जो मैंने पहले सवाल में बताया कि वो पैसा चुपके से वो उसी यूनिट के प्राइस में भी कहीं ना कहीं जोड़ देता है, यानी कि उसने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, बस आपको एक तस्वीर दिखा दी, एक चमकती हुई लुभावनी तस्वीर दिखा दी कि देखिए आपको 3 या 4 साल कोई पैसा नहीं देना है, जब आपको कब्जा मिल जाएगा उसके बाद आपकी किश्तें शुरू होंगी। तो ये आपको एक
भ्रमजाल की तरह दिखाया जाता है। तो यहां सिर्फ आपको इतना भर फायदा होता है कि तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं चुकाना है, ये इंटरेस्ट बिल्डर दे रहा है। लेकिन अगर यही लोन बिल्डर लेता बैंक से तो उसके ऊपर उसे हैवी इंटरेस्ट देना होता। यहां उसने ये खेल कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि आपको अच्छे से समझना चाहिए, छठे नंबर का सवाल है, क्या ये एक तरह का फ्रॉड है? क्या बिल्डर इस तरह की स्कीम की आड़ में कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? तो एक एक करके आप समझिए कि बिल्डर का माल, उसकी मार्केट में प्रतिष्ठा, यानी कि उसकी जो इमेज है, उसकी जो रेपुटेशन है, अगर वो अच्छी है तो उसे बेचने के लिए इस तरह की स्कीम लागू करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप हाथों हाथ बिकेगा। यानी कि अच्छी लोकेशन है, प्रोजेक्ट में दम है, बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, तो उसे इस तरह की स्कीम लाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इन सब में कहीं ना कहीं कुछ कमी खामी है, तभी उसने अपनी यूनिट को बेचने के लिए एक इस तरह की स्कीम को मार्केट में उतार दिया। इसके बाद अगर बिल्डर प्री ईएमआई नहीं भरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बैंक बिल्डर को नहीं पकड़ेगा, बैंक पकड़ेगा आपको ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया और पैसा तो बैंक से डायरेक्ट बिल्डर के पास ही गया था, मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, तो आप बिल्कुल धोखे में है। आप इससे बाहर निकलिए, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस एग्रीमेंट के तहत आपकी बनती है। और ये सारा का सारा पैसा अगर ये प्री ईएमआई बिल्डर नहीं भरता है तो बैंक आपसे वसूलेगा। और वो किस तरह से वसूलेगा वो आप और हम अच्छे से जानते हैं। इसके बाद बिल्डर अगर प्री ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा? तो ऐसे में एक साथ जितने भी खरीदार हैं, क्योंकि यहां पर बिल्डर ने नो ईएमआई टिल पोजीशन की स्कीम लगाकर, आप समझिए कि उसके प्रोजेक्ट में 1000 यूनिट है और 1000 लोगों को बिल्डर ने इसी स्कीम के तहत अगर ये यूनिट बेच दी है, यानी कि ये फ्लैट बेच दी है, और किसी कारणवश ये प्री ईएमआई बिल्डर नहीं चुकाता है या उसको देने में देरी करता है, तो इसका सीधा असर पूरे के पूरे 1000 लोगों के ऊपर पड़ेगा और उनका सभी का, यानी कि आप सभी 1000 जो खरीदार है, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको अगर भविष्य में फिर से कभी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी तो आपको किसी ऐसे बैंक के पास जाना होगा जो सिविल नहीं देखता है। और ऐसे बैंक आप अच्छे से जानते हैं कि वो 8.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन नहीं देंगे, वो इससे कहीं ज्यादा 12, 13, 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन देंगे। यानी कि भविष्य में आप अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आएंगे, आपका सिविल खराब हो चुका होगा और आपको फिर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ेगा। और ना केवल कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, कुछ और भी बाय अगर आप करने जाते हैं, आप टीवी, गाड़ी, फ्रिज, कार, कुछ भी, तो वहां पर भी आपको आमतौर पर जो मार्केट में बैंक बैठे हुए हैं वो लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपका सिबिल खराब हो चुका है। ऐसे में आपको दूसरे ऐसे बैंकों के पास जाना होगा और वो आपसे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और बिल्डर के प्री ईएमआई को डिफॉल्ट करने की संभावना ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत ज्यादा है। बिल्डर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी मार्केट के अंदर बिल्डर कर रहा है जिससे आपको नुकसान होता है। इसके अलावा बिल्डर कभी भी कुछ भी किसी को फ्री में नहीं देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्डर चुपके से प्री ईएमआई का पैसा यूनिट में जोड़ सकता है, यानी कि आपको लगेगा कि ब्याज बिल्डर दे रहा है, जबकि बिल्डर पहले ही उसे आपसे निचोड़ चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्डर आपसे इस तरह की स्कीम के नाम पर वो खेल करता है। आपको हमें लगता है कि चलिए कम से कम सरदर्दी हटी, ईएमआई नहीं देनी होगी 3 से 4 साल, अभी हम जहां किराए पर रहते हैं बस वो किराए का पैसा चुकाकर ही काम चल रहा है, जैसे ही मेरा फ्लैट तैयार होगा मैं वहां जाकर बस जाऊंगा और तब से मेरी ईएमआई शुरू होगी। लेकिन ये सारे के सारे पेच आपको उलझा सकते हैं, यानी कि इस पूरे मामले में गोलमाल वाली स्थिति बनी हुई है। अगर पीएमआई नहीं दी, सिबिल आपका खराब होगा। अगर डिफॉल्ट करता है, ये पैसा बैंक आपसे वसूलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस प्री ईएमआई का जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो पैसा है, उसको चुपके से इसी यूनिट में बिल्डर एडजस्ट भी कर देता है, जो आपको और हमें पता नहीं चलता है। बस हम इसी खुशी में या इसी भ्रम में रह जाते हैं कि चलिए ईएमआई नहीं देनी है, हम उससे बच गए। तो इसलिए किसी भी तरह की स्कीम के चक्कर में फंसने से पहले अच्छे से जांच परख कर लीजिए। जिस स्कीम को रेरा ही मान्यता नहीं देता है, जिस स्कीम को
आरबीआई ने जो पहले सबवेंशन स्कीम के नाम से चल रही थी, बैन यानी कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उस स्कीम में कुछ ना कुछ तो ऐसा लोचा होगा ही जिसकी वजह से इन दोनों अथॉरिटी या बैंक को यह कदम उठाना पड़ा। तो ऐसे में सावधान रहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ गोलमाल है या सब कुछ खराब है। बहुत सारे बिल्डर अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जांच कर, परख कर, सोच समझ कर ही बिल्डर प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत की कमाई लगाइए, वरना आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। और जिस तरह से सैकड़ों हजारों लोग आज भी ऐसे फ्रॉड बिल्डरों के चक्रों में फंसकर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उस कतार में, उस फहरिस्त में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। इस सब के बीच आपको क्या लगता है, क्या नो ईएमआई टिल पोजीशन की जो ये स्कीम है, ये फायदे का सौदा है या फिर एक फ्रॉड है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।